नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 22 सितंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। गोल्ड प्राइस टुडे, सोने की वायदा कीमतों में गिरावट, चांदी भी टूटी, जानिए भाव। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शुरुआती कारोबार में सोने और चांदी दोनों ही धातुओं की वायदा कीमतों में गिरावट दिखी है। MCX एक्सचेंज पर सोमवार सुबह 10:13 पर अक्टूबर वायदे की सोने की कीमत 0.23% या 118 रुपये की गिरावट के साथ 51,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दी। इसके अलावा दिसंबर वायदे की सोने की कीमत इस समय MCX पर 0.22% या 114 रुपये की गिरावट के साथ 51,746 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करती दिखाई दी। सोने की वैश्विक वायदा कीमत भी सोमवार सुबह गिरावट के साथ ट्रेड करती दिखी। सोने के साथ ही चांदी की वायदा कीमत में भी सोमवार सुबह गिरावट देखी गई। दिसंबर वायदा की चांदी की कीमत सोमवार सुबह 10:23 पर MCX पर 0.35% या 237 रुपये की गिरावट के साथ 67,640 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी। चांदी की वैश्विक वायदा कीमत भी सोमवार सुबह गिरावट के साथ ट्रेड करती दिखी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों की बात करें तो ब्लूमबर्ग के अनुसार सोमवार सुबह सोने की वैश्विक वायदा कीमत कॉमेक्स पर 0.08% या $1.50 की गिरावट के साथ $1,960.60 प्रति ऑन्स पर ट्रेड करती दिखाई दी। इसके अलावा सोने का वैश्विक हाजिर भाव इस समय 0.12% या $2.39 की बढ़त के साथ $1,953.25 प्रति ऑन्स पर ट्रेड करता दिखाई दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कीमतों की बात करें तो ब्लूमबर्ग के अनुसार सोमवार सुबह कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक वायदा भाव 0.27% या $0.07 की गिरावट के साथ $27.06 प्रति ऑन्स पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं इस समय चांदी का वैश्विक हाजिर भाव 0.21% या $0.06 की बढ़त के साथ $26.84 प्रति ऑन्स पर ट्रेड करता दिखा। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। पड़ोसी मालदीव की मदद के लिए भारत ने बढ़ाया हाथ, $25 करोड़ की आर्थिक सहायता दी। भारत ने कोरोना महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद के लिए मालदीव को $25 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के प्रधानमंत्री मोदी से देश की कठिन आर्थिक स्थिति से पार पाने में मदद के आग्रह के बाद यह सहायता दी गई है। पीएम मोदी ने सोमवार को कहा कि एक गहरे मित्र और पड़ोसी होने के नाते भारत और मालदीव कोविड-19 से पैदा हुई स्वास्थ्य और आर्थिक चिंताओं का मुकाबला करने के लिए एक दूसरे का सहयोग जारी रखेंगे। मोदी ने यह बात मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के एक ट्वीट के जवाब में कही। सोलिह ने उनके देश की वित्तीय सहायता करने के लिए मोदी को धन्यवाद दिया था। सोलिह ने कहा, मालदीव को जब भी दोस्त की जरूरत महसूस हुई है, भारत ने हमेशा उसकी मदद की है। $25 करोड़ की वित्तीय सहायता के रूप में सदाशयता और पड़ोसी होने की भावना दिखाने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत और वहां की जनता का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। राज्यसभा की ओर से भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्यसभा अपडेट्स। हंगामे पर नाराज वेंकैया नायडू, विपक्ष के 8 सांसदों को किया सस्पेंड। कोरोना काल में चल रहे मानसूत्र सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। रविवार को हुए हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद राज्यसभा में आज फिर हंगामा जारी रहा। इस बीच राज्यसभा के 8 विपक्षी सांसदों को सदन से सस्पेंड किया गया। ये वे सांसद थे जिन्होंने किसान बिलों पर हंगामा किया था। इसके बाद भी हंगामा जारी रहा और राज्यसभा को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में रविवार को खेती से संबंधित बिलों को पेश किया गया था, जिस पर काफी हंगामा हुआ। रूल बुक की कॉपी फाड़ी गई, माइक तक तोड़े गए। हंगामा के बीच ही राज्यसभा में खेती से जुड़े बिलों को ध्वनिमत से पास कर दिया गया था। चलिए दोस्तों, नजर डालें कोरोना अपडेट की ओर। कोरोना वायरस इंडिया अपडेट। भारत में आज आए 86,000 से ज्यादा केस, अब तक 87,000 से ज्यादा की मौत। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। भारत बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस के 90,000 से 1 लाख के बीच मामले सामने आ रहे थे, लेकिन आज देश में 86,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 1100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इसी के साथ देश में कोरोना वायरस का आंकड़ा 54 लाख को पार कर गया है, जबकि देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 87,000 के पार हो गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 86,961 केस सामने आए हैं और एक दिन में 1130 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 54,87,581 हो गई है, जिसमें 10,03,299 मामले एक्टिव हैं।
जबकि राहत की बात यह है कि देश में स्वास्थ्य होने वालों की संख्या 43,96,399 हो गई है। वहीं कोरोना वायरस महामारी से भारत में अब तक 87,882 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन का नेपाल के हिस्से पर कब्जा, गोली को दे गोली, चीन ने नेपाल के हमला पर कब्जा कर बनाई 9 इमारत। हिंदुस्तान के साथ सरहद पर तनातनी के बीच ड्रैगन की सबसे बड़ी साजिश सामने आई है। अब चीन ने नेपाल की जमीन को निगल लिया है। चीन की दोस्ती में नेपाल ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला, हिंदुस्तान से पंगा लिया। लेकिन अब चीन ने उसी की जमीन को हड़प लिया। नेपाल के साथ चीन की गद्दारी का सबसे ताज़ा सबूत उत्तराखंड के पास नेपाल की सीमा में हमला से मिला है। यहाँ के लेप्चालिमी इलाके में घुसपैठ कर चीन ने अपनी 9 इमारत तैयार कर ली हैं। चीन की गद्दारी से नेपाल में हड़कंप मच गया। आनन फानन में हमला के सहायक मुख्य जिला अधिकारी ने 30 अगस्त से 9 सितंबर तक इस इलाके का निरीक्षण भी किया। जैसे ही उन्होंने अपने देश की जमीन पर ड्रैगन का कब्जा देखा, उनके पैरों से जमीन निकल गई। एक तरफ नेपाली पीएम चीन के इशारे पर काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ चीन नेपाल के कई जिलों पर अपनी गिद्ध नजर गड़ाए बैठा है। ये पहली बार नहीं है कि जब चीन ने नेपाल की जमीन ले ली है। इससे पहले भी ड्रैगन नेपाल की जमीन पर कब्जा कर चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। अस एजेंसी के रडा पर पाकिस्तान का फाइनेंसर अल्ताफ खनानी दाऊद से लेकर जैश को करता है फंडिंग। अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों को लागू करने के लिए नियामक एजेंसी वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क ने पाकिस्तान के बड़े फाइनेंसर अल्ताफ खनान द्वारा चलाए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को उजागर किया है। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक खनानी इस नेटवर्क के जरिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम समेत कई आतंकी संगठनों को फाइनेंस कर रहा है। के आतंकी संगठन अल कायदा और जैश ए मोहम्मद के साथ रहे गहरे रिश्तों के सबूत भी मिले हैं। न्यूयॉर्क के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ओर से दी गई एक संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट एसएआर में इसकी जानकारी दी गई है। के मुताबिक इस एसएआर में खनानी के मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन एमएलओ और अल जरोनी एक्सचेंज के लेन देन की डिटेल्स हैं। दशकों तक खनानी ने इसके जरिए अनुमानित रूप से 14 बिलियन से 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर ड्रग्स कार्टेल और अल कायदा, हिजबुल और तालिबान जैसे आतंकवादी संगठनों को ट्रांसफर किए। स्कूलों को लेकर बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश स्कूल रिओपन। उत्तर प्रदेश में 30 सितंबर तक नहीं खुलेंगे स्कूल, जाने अन्य राज्यों का स्टेटस। उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल 30 सितंबर 2020 तक बंद रहेंगे, परंतु सभी स्कूलों में 50% अध्यापकों को बुलाया जा सकेगा। यह जानकारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अभी स्कूलों को खोला जाना संभव नहीं है। अनलॉक -4 के तहत जारी केंद्रीय गाइडलाइन के मुताबिक 21 सितंबर से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई थी, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश के हालात अभी ऐसे नहीं है कि स्कूल कॉलेज खोले जाएं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए स्कूल खोलना संभव नहीं है, इसलिए यह फैसला लेना पड़ा है। अनलॉक 4.0 स्कूल रिओपन। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 4 की प्रक्रिया के तहत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों में कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए मार्गदर्शन कक्षाओं के आयोजन की अनुमति दी गई थी। इसके साथ ही सरकार द्वारा मार्गदर्शन कक्षाओं के आयोजन के दौरान स्कूल परिसर से लेकर अध्यापकों, गैर शिक्षण कर्मचारियों और छात्र छात्राओं के लिए कोविड-19 महामारी के मद्देनजर गाइडलाइंस भी जारी किए गए। इन नियमों का पालन करते हुए कई राज्यों में स्कूलों को 21 सितंबर से खोले जाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, परंतु कई राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने स्कूलों को अभी न खोलने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड सरकारों ने प्रदेश की मौजूदा स्थितियों के देखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 21 सितंबर से न खोलने का फैसला किया है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। ईपीएफओ ने जुलाई में रिकॉर्ड 8.45 लाख नए अंशधारक जोड़े। जून 2020 में आंकड़ा था 4.82 लाख। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुलाई में शुद्ध रूप से जुड़ने वाले अंशधारकों की संख्या बढ़कर 8.45 लाख पहुंच गई, जबकि जून 2020 में यह आंकड़ा 4.82 लाख था। रविवार को जारी यह आंकड़ा बताता है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति सुधर रही है। ईपीएफओ के नियमित वेतन पाने वालों के ये आंकड़े कोविड-19 के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। ईपीएफओ के पेरोल यानी नियमित वेतन पर रखे जाने वाले कर्मचारियों के पिछले महीने जारी अस्थायी आंकड़े में शुद्ध रूप से इस साल जून में 6.55 लाख पंजीकरण की बात कही गई थी। इस आंकड़े को अब संशोधित कर 4,82,352 कर दिया गया है। मई में जारी पेरोल आंकड़े के अनुसार ईपीएफओ के पास शुद्ध रूप से पंजीकरण मार्च 2020 में घटकर 5.72 लाख पर आ गया, जो फरवरी में 10.21 लाख था। रविवार को जारी ताज़ा आंकड़े के अनुसार अप्रैल में शुद्ध रूप से पंजीकरण नकारात्मक दायरे में था और इसमें 61,807 की गिरावट आई, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 20,164 था। अमेरिका की ओर से एक बड़ा अपडेट।
ट्रंप के एक अटैक ने किया चीन और ईरान को चारों खाने चित, निकाला ब्रह्मास्त्र। एक तरफ ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी में चीन से टेंशन और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में नया रण तैयार हो रहा है, लेकिन ट्रंप के एक अटैक ने चीन और ईरान को चारों खाने चित कर दिया है। ट्रंप ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है और उसे चीन और ईरान के बिल्कुल बीचों बीच तैनात कर दिया है। चीन और ईरान इस समय मिलकर रूस के साथ युद्ध अभ्यास करने की योजना बना रहा है, जिसके बाद इन दोनों देशों को लग रहा है कि शायद वह अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। ऐसे में अमेरिका ने भी 2 स्टील्थ बॉम्बर्स को चीन की आंखों के सामने हिंद महासागर में बने डियागो गाजिया एयरबेस में भी तैनात किया है। कितना घातक है B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स? 3 B-2 बॉम्बर डियागो गाजिया में तैनात, 50,000 फीट ऊंचाई से हमले में सक्षम, 11,000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता, एक रिफ्यूलिंग पर 19,000 किलोमीटर तक हमला, एक साथ 16 B-61-7 परमाणु बम ले जाने में सक्षम, परमाणु रडार की पकड़ में नहीं आता, चुपके से हमले को अंजाम देने में सक्षम, हवाई डिफेंस को चकमा दे सकता है, दुनिया का सबसे कारगर परमाणु बॉम्बर। इसी के साथ एक बहुत बड़े हादसे की खबर सामने आई है। महाराष्ट्र भिवंडी में इमारत गिरने से 8 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के भिवंडी में सोमवार तड़के एक बहुमंजिला इमारत ढहने से कम 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब 20 अन्य के मलबे में फंसे होने की आशंका है। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने बताया कि यह इमारत आज तड़के गिर गई। मलबे से अभी तक एक बच्चे सहित 5 व्यक्तियों को निकाला गया है। तलाश अभियान जारी है। थाने आपदा प्रतिक्रिया बल TDRF के कर्मी मलबे से एक बच्चे को निकालते और उसे पानी पिलाते देखे गए। भिवंडी थाने से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित एक नगर है। एक निकाय अधिकारी ने बताया कि धमनकर नाका के पास नरपोली में पटेल परिसर स्थित इमारत तड़के 3:40 पर गिर गई। हादसे के समय उसमें रहने वाले लोग सोए हुए थे। उन्होंने बताया कि इमारत में रहने वाले करीब 20 व्यक्तियों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की एक टीम भी मौके पर पहुंची है। NDRF के महानिदेशक S.N. प्रधान ने ट्वीट किया, 20-25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। खोज अभियान जारी है। NDRF की और टीमें रास्ते में हैं। ठाणे नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि इमारत का एक हिस्सा धराशायी हो गया और इमारत में रहने वाले कई लोग मलबे में फंस गए। अधिकारी ने बताया कि झिलानी इमारत कितनी पुरानी है इसकी जानकारी नहीं है। अभी यह भी पता नहीं चल पाया है कि यह इमारत निगम द्वारा घोषित जीर्ण इमारतों की सूची में शामिल थी या नहीं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।